कल की क्लास में किसी को कुछ पूछना हो बताए। बेसिकली हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के रीजन क्या है, क्या क्या एक्टिविटी इंसिडेंट क्या क्या हुए, इस पे हमने चर्चा किया था। क्लियर? इनमें कोई डाउट हो तो बताएं। लास्ट पॉइंट था हमारा बैटल ऑफ बक्सर का प्रभाव क्या पड़ा, इसी मुद्दे पे था। इफेक्ट क्या पड़ा बैटल ऑफ बक्सर के, इसी पे चर्चा हमारी हो रही थी। सबसे पहले अगर आप देखो समझिएगा, क्योंकि ये कोर है, बेस पॉइंट ब्रिटिश कंपनी का बेस यहीं से मिलेगा, इसलिए पॉइंट को समझिएगा कि बंगाल में बैटल ऑफ बक्सर कंपनी जीत चुकी है। हारा कौन है? मुगल इंपरर। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, हारा कौन है? मुगल इंपरर शाह आलम सेकेंड। भले ही वो नॉमिनल हो, लेकिन है क्या? पूरे भारत का बादशाह। तो एक तरीके से पूरा भारत यह डिसाइडिंग युद्ध है, क्योंकि पहली बार मुगल इंपरर हारा है। जब से कंपनी आई है तब से पहली बार, फर्स्ट टाइम, भले ही नॉमिनल हो, कमजोर हो, लेकिन सिंबल तो पूरे भारत का है, पूरे मुगल एम्पायर को, ऐसा बंगाल उंगाल सब उसी के अधीन माना जाता था। तो सबसे पहला क्या रहा? मुगल एम्परर हारा। दूसरा क्या? अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो यहां इन दोनों लोगों से दो ट्रीटी होती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, दो संधियां होती हैं। एक होता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, और एक होता है मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड से। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में लिखेगा, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। सत्रह सौ पैंसठ बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ऑनलाइन है उनको भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। जो पहली ट्रीटी होती है वो होती है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, जो पहला संधि होता है। सुजाउद्दौला से, जो कौन है? अवध का नवाब है। अवध का नवाब है सुजाउद्दौला। इससे पहली ट्रीटी होती है, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति अभी है। ये दो पॉइंट होता है। सबसे पहला काम ये करता है, ही सरेंडर टू इलाहाबाद कारा डिस्ट्रिक्ट टू मुगल इंपरर शाह आलम सेकेंड। यह इलाहाबाद और कारा के दो जिला होता है, वो मुगल बादशाह शाह आलम को दे देता है। इस संधि में पहला प्रोविजन है, इलाहाबाद और कारा। सुजाउद्दौला सरेंडर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद कारा टू मुगल इंपरर शाह आलम सेकेंड। इलाहाबाद और कारा के दोनों जिले मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड को दे देता है। इस संधि का पहला प्रोविजन है कि सुजाउद्दौला सरेंडर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कारा टू मुगल इंपरर शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड को इलाहाबाद और कारा का जिला दे देता है। पॉइंट क्लियर? इस संधि में पहला प्रोविजन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? इलाहाबाद और कारा ये दोनों डिस्ट्रिक्ट शाह आलम सेकेंड को देने की बात अंग्रेज करते हैं कि आपको देना किसको है? इलाहाबाद और कारा को शाह आलम सेकेंड को, जो मुगल इंपरर है। क्लियर? सेकेंड, 50 लाख रुपया वार इंडियमिनिटी, युद्ध क्षतिपूर्ति को देना है आपको। 50 लाख रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए देना है आप। 50 लाख रुपया अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति दोगे। वार इंडियमिनिटी देना है आपको 50 लाख रुपया। जो युद्ध के खर्चे हुए, युद्ध का जो इंडियमिनिटी मतलब वार क्षतिपूर्ति, युद्ध क्षतिपूर्ति, वो आपको 50 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। मतलब 50 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, वार इंडियमिनिटी के रूप में। इलाहाबाद और कारा का डिस्ट्रिक्ट दोगे। पॉइंट क्लियर? और दोनों पॉइंट क्लियर है?
लिख लीजिए फिर बताता हूं, एकदम क्लियर समझिएगा कि इलाहाबाद और कारा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसको देंगे? मुगल एम्परर को देंगे। 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को वार इंडियमिनिटी व युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। क्लियर? थर्ड पॉइंट, बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को पूरा अधिकार देंगे बनारस पे। ही प्रोवाइड फुल राइट टू जागीरदार बलवंत सिंह इन बनारस। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को पूरा अधिकार बनारस पे देंगे, फुल प्रोसेशन देंगे। मतलब पूरी अथॉरिटी किसकी होगी? बलवंत सिंह की। पूरा अधिकार जो प्राधिकार होगा, इट ट्रांसफर द अथॉरिटी ऑफ बनारस टू बलवंत सिंह। बनारस का पूरा प्राधिकार किसको मिलेगा? बलवंत सिंह को मिलेगा। ये 3 ट्रीटी के प्रोविजन थे सुजाउद्दौला के साथ, जो अंग्रेजों ने किया कि 50 लाख रुपया आप युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दोगे। क्लियर? इलाहाबाद और कारा का डिस्ट्रिक्ट किसको दोगे? मुगल इंपरर को दोगे। क्लियर? और बलवंत सिंह की जो जागीर है वो प्रोवाइड कराओगे किसको? पूरा पोजीशन किसको दोगे? बलवंत सिंह को। बनारस की जागीर, मतलब बनारस की जागीर किसको दोगे? बलवंत सिंह को। नहीं, बनारस का जागीरदार था उस समय, ये अंग्रेजों के अधीन था। तो बलवंत सिंह को बोला गया कि बलवंत सिंह को फ्री करो, पूरा पावर दिया जाएगा। यही बलवंत सिंह है जिसको वारन हेस्टिंग्स ज्यादा पैसा मांगा तो विरोध कर दिया था, बताऊंगा। बनारस की जागीरदार बनाया जाता है किसको? बलवंत सिंह को। पॉइंट क्लियर? ये 3 पॉइंट है। पहला ट्रीटी होता है किससे? अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। इलाहाबाद और कारा का डिस्ट्रिक्ट, 50 लाख रुपया और बलवंत सिंह की जागीर आपको ये देना है अवध के नवाब सुजाउद्दौला को। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसी कोई कंफ्यूजन? अब सेकेंड ट्रीटी जो इलाहाबाद की होती है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, उसमें क्या होता है कि इलाहाबाद और कारा जो अंग्रेजों ने दिया, मुगल बादशाह को मिलता है, और मुगल बादशाह लिव्ड इन इलाहाबाद विथ प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखिएगा, मुगल बादशाह नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहता है। मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड लिव्ड इन इलाहाबाद विथ प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में मुगल बादशाह इलाहाबाद में रहने लगा। तो पहला मुगल बादशाह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्शन स्वीकार किया, शाह आलम सेकेंड। क्लियर? तो शाह आलम सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगा। और इलाहाबाद का कारा का जिला इसको दे दिया गया था। पहले भी बता चुका हूं कि इलाहाबाद का कारा जिला अवध का नवाब किसको दिया था? मुगल एम्परर को। इसके बाद इसके बदले में अब ये क्या देंगे? तो मुगल एम्परर को समझिएगा 2 राइट होते हैं। मुगल बादशाह को। मैं लखनऊ से क्लास हो चल रही है, यहाँ अभ्युदय लखनऊ से क्लास चल रही है। तो पूछ रहा है कहां से चल रही है। सबसे पहले याद रखिएगा, 2 राइट थे मुगल एम्परर को, दीवानी एंड फौजदारी। यहां समझिएगा कि जब मुगल पढ़िएगा तो मुगल बादशाह पूरे क्षेत्र पे, पूरे जो भी उसका एरिया था, उस पर 2 प्रकार के राइट का एक्सरसाइज करता था। फर्स्ट दीवानी राइट, सेकेंड फौजदारी या निजामत राइट। दीवानी एंड निजामत, इसी को फौजदारी भी कहते हैं। ये 2 राइट मुगल एम्परर का था पूरे भारत में, दीवानी एंड निजामत। दीवानी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स वसूल करना,
और निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, प्रशासनिक अधिकार देना। क्लियर? यह दोनों राइट मुगल एम्परर ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, इन बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, समझिएगा मेरी बात को, मुगल बादशाह दीवानी और निजामत के अधिकार किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड हिज राइट दीवानी एंड निजामत टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी और निजामत का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है बंगाल। मतलब अब बंगाल में टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो पावर मुगल बादशाह यूज कर रहा था, वो पावर अब कौन यूज करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्णतः क्या हो गई? पॉलिटिकल कंपनी। अब ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, क्योंकि अब ये पावर का यूज करेगी। ये बंगाल से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ये बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, क्योंकि मुगल एम्परर ने अपने पावर को ट्रांसफर कर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट क्लियर? इसलिए यह ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद काफी इंपोर्टेंट ट्रीटी है, क्योंकि जो पावर मुगल एम्परर एक्सरसाइज कर रहा था, वो पावर ट्रांसफर किसको कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ था, दीवानी और फौजदारी को। लिख लीजिएगा, मुगल एम्परर ने दीवानी और निजामत का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और उसके बदले क्या मिला? दीवानी के बदले 26 लाख रुपया एनुअल मिलेगा। 26 लाख एनुअल देंगे दीवानी के बदले, ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को देगा। और 53 लाख निजामत के बदले। निजामत के बदले 53 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया मुगल एम्परर को, और 26 लाख रुपया एनुअल देगा दीवानी के बदले। और पूरा पावर यूज कौन करेगा? मुगल एम्परर, ईस्ट इंडिया कंपनी। 26 लाख एनुअल फॉर दीवानी एंड 53 लाख फॉर निजामत। एकदम क्लियर समझिएगा पॉइंट। सेकेंड है, पहली अवध के नवाब से हुई थी, पहली अवध से लिया, सेकेंड ये किया जाता। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। यहाँ पे दोनों लगभग अगस्त में ही हुआ। जब तक इलाहाबाद और कारा लेंगे नहीं, मुगल बादशाह को देंगे क्या? आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। तो जब तक अवध से लेंगे तभी तो मुगल एम्परर को देंगे। तो पहले अवध से लिए और ट्रांसफर किसको किए? मुगल एम्परर। आप समझो ना फिर। तो दीवानी के बदले 26 लाख रुपया और निजामत के बदले 53 लाख रुपया देके इलाहाबाद की ट्रीटी में ये पूरा पावर कौन यूज करेगा? आप, ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट क्लियर? ये है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। निजामत एक ही बार देना है और 26 लाख की एनुअल देना। दीवानी, दीवानी एनुअल थी और निजामत फिक्स था। हाँ हाँ, दोनों मुगल का ही राइट है ना, ये मुगल एम्परर का ही राइट था। अब मुगल एम्परर के बदले ये राइट यूज कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब। निजामत का राइट कौन यूज कर रहा था? बंगाल का नवाब। अब वो बंगाल के नवाब से राइट कौन यूज करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल बादशाह के बिहा बोली। निजामत होता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप पढ़ोगे तो मुगल अधिकारियों, जो जिले, डिस्ट्रिक्ट, प्रांतों में दो प्रकार के अधिकारी होते थे। एक होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उसको निजामत कहते हैं, फौजदारी एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य करते थे। और एक होता था दीवानी, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। और दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते थे। तो ये दोनों पावर किसके बिहाफ पे यूज करते थे? मुगल एम्परर के। मतलब मुगल एम्परर के दो कार्य थे, टैक्स कलेक्ट करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना। यह दोनों पावर किसका है? मुगल एम्परर का। उसके बिहाफ पे सूबेदार यूज करते थे, बाद में बंगाल का नवाब कर रहा था। अब ये पावर किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी 26 लाख के बदले एनुअल और निजामत 53 लाख के बदले। पॉइंट क्लियर हुआ? ये दोनों राइट, जो पावर था मेन, वो पावर किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ, 1765 अगस्त में हुई है। हाँ, दोनों 1765। पॉइंट क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ पॉलिटिकल कंपनी। ईस्ट इंडिया, इस युद्ध के, मतलब इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन गई। अब वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा कि कंपनी, फाइनली कंपनी का कैरेक्टर कब बदला? तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
अब कंपनी यहां से ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, कंपनी एक पावर बन गई, बंगाल में वो पावर यूज करेगी, जो पावर होगा वो दीवानी का पावर यूज कर सकती है, फौजदारी का पावर यूज कर सकती है। अब कंपनी एक पावरफुल कंपनी बन गई। तो कंपनी का नेचर चेंज हो गया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। कंपनी अब ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, पॉलिटिकल पावर हो गई। अब तो हम कहते हैं कि बक्स प्लासी में कंपनी किंग मेकर बनी और बक्सर के बाद कंपनी एक तरीके से लोकल किंग बन गई, पावर में आ गई। तो प्लासी ने बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। पॉइंट क्लियर है? तो बैटल ऑफ बक्सर का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, कंपनी बिकम अ पॉलिटिकल कंपनी इन बंगाल। ही एक्सरसाइज द दीवानी एंड फौजदारी पावर इन बंगाल। कंपनी अब बंगाल में दीवानी और फौजदारी का पावर यूज करेगी और कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन गई आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर या आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। पॉइंट क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। तो दो ट्रीटी होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। फर्स्ट होता है अवध से, इलाहाबाद और कारा का जीरा सरेंडर करता है मुगल इंपरर को, 50 लाख रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देता है और आपका बलवंत सिंह को बनारस की जागीर देता है। मुगल बादशाह को इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में रखा जाता है। इलाहाबाद और कारा का जिला दिया जाता है। इसके बदले में मुगल एम्परर दीवानी का राइट देता है 26 लाख के बदले एनुअल, और 53 लाख के बदले निजामत का पावर दे देता है। और निजामत का पावर यूज कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब, उसके बिहाफ का वो पावर यूज कौन करेगा? ईस्ट इंडिया का। पॉइंट क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई मुद्दा बताइए। पूरा ये बनारस से पूरा एरिया था, बनारस से लेके पूरा आ जाएगा आपका, पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा एरिया आएगा आपका, रुहेलखंड से लेके पूरा एरिया। पॉइंट क्लियर? तभी तो बनारस की जागीर बलवंत सिंह को देता है, अवध का ही क्षेत्र था। इसके बाद मराठों का एरिया आता था, इसीलिए अवध को, अब आप पूछोगे, आपको पूछना चाहिए, आपने पूछा नहीं कि सर अवध को खत्म क्यों नहीं कर दिए। ये आप पूछ सकते थे कि सर अवध को मुगलों ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स क्यों नहीं कर दिया, अवध तो हार चुका था। याद रखेगा, अंग्रेज दो स्टेप आगे सोचते थे। 1765 का दौर है, अभी भी मराठों का एरिया, मराठे से सबसे ज्यादा भय था इनको, और मराठे अगर अटैक करेंगे तो अवध बफर स्टेट होगा, क्योंकि बंगाल और इनके बीच में कौन है? अवध है। तो अवध एक बफर स्टेट होगा और बंगाल को बचाना है तो अवध को रखना अभी जरूरी। इसीलिए इन लोगों ने, क्योंकि अगर अटैक होता है उधर से तो अवध एक बफर स्टेट के रूप में काम करेगा, तो अगर मराठों के आक्रमण से रुकना है तो अवध को अभी रहना जरूरी है, इसलिए अवध को रखा गया। इसलिए अंग्रेजों ने अवध को डायरेक्ट एनेक्स, और अवध का यूज याद रखिएगा बफर स्टेट के रूप में किया गया। पॉइंट क्लियर? इसलिए अवध से ट्रीटी हुई, लेकिन अवध को रखा गया। मेरी बात क्लियर हुई? तो किसी को इलाहाबाद की ट्रीटी में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एकदम कंसंट्रेट करिएगा तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, तो क्योंकि चाहे आप बीएल ग्रोवर पढ़ो, चाहे बिपिन चंद्रा पढ़ो, चाहे इग्नो पढ़ो, सबका फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आप पढ़ के देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। बस शर्त है कि जो यहाँ है वही अपना है, तो रटिएगा मत, पॉइंट को समझिएगा। जैसे इसलिए बार बार मैं रिपीट करता हूं कि आने का यहाँ कुछ फायदा हो और आपके दिमाग में चीजें जाए, ये तो फिर इतिहास इतना बड़ा है कि रट नहीं सकते आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए जैसे बता रहे हैं वैसे ही तैयार करने की कोशिश करिएगा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, जब ये पूरा हो गया, बंगाल में कंपनी एक पावर के रूप में इमर्ज हो चुकी है। अब इसका यूज कैसे हो, हाउ टू यूज दिस पावर, ये कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो पावर आया, इस पावर को यूज कैसे किया जाए। ये चैलेंज है कि नहीं है? मान लो आप ही हो, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी क्लाइव हो, अब आप क्या करोगे आप? ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। तो कहते हैं कि 1765 में क्लाइव ने इस पावर को यूज करने के लिए, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट यूज करे पावर को, मतलब पावर एक्सरसाइज करे, दीवानी का पावर यूज करे, फौजदारी का पावर यूज करे। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात, आपको डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, जनता अगर विद्रोह कर दे तो।
या अभी डच बाहर हुए नहीं है, फ्रांसीसी बाहर हुए नहीं है, सब मिल जाए तो पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को बैक में कर लेती है और एक नया सिस्टम अडॉप्ट करती है जिसका नाम है ड्वेल सिस्टम। इस पावर को यूज करने के लिए क्लाइव ने पहली पॉलिसी जो भारत में यूज की, कहते हैं ड्वेल सिस्टम। तो लिखेगा क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्वेल सिस्टम, द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन को चालू किया। इस पावर को यूज करने के लिए बंगाल में द्वैध शासन चालू किया, ड्वेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पॉइंट क्लियर? अब आप पूछोगे द्वैध शासन है क्या? ये क्लियर है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इस पावर को यूज करने के लिए क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की। अब देखिए द्वैध शासन क्या है। अब यहां देखो तो यहां पे दो लोग हैं, बंगाल में दो लोग हैं। एक तो निजामत का पावर यूज कौन कर रहा था? नवाब। अभी तक मुगल बिहार पे कौन पावर यूज कर रहा था? नवाब, जो बंगाल का नवाब है। तो एक व्यक्ति है बंगाल का नवाब, और एक है ईस्ट इंडिया कंपनी। दो लोग हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी है और बंगाल का हारा हुआ नवाब है। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला बना था, जो हार। दो ही लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अभी तक निजामत का पावर यूज कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब, बिहाफ ऑफ मुगल इंपरर, मतलब मुगल बादशाह के बिहाफ पे पावर यूज कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब। अब ये पावर किसको मिल चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दो ही चीज होता है, एक होता है पावर यूज करना, नवाब क्या करता है? पावर, और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, और एक होता है शक्ति। भाई कोई भी शासक, मोदी जी भी हैं, दो ही काम तो यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। द्वैध शासन क्या है कि नवाब जो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, मतलब जो भारतीय होंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन कोई पावर नहीं होगा उनके पास। और कंपनी के पास पूरा पावर होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसको कहते हैं द्वैध शासन। मतलब कंपनी यूज ऑल द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नवाब एक्सरसाइज्ड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल सिस्टम। मतलब नवाब जो भारतीय होंगे पूरे उत्तरदायित्व तो निभाएंगे, लेकिन कोई शक्ति इनके पास नहीं होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा पावर होगा, लेकिन फ्रंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे निजामत का काम कौन करेगा? मुगल नवाब करेंगे, लेकिन अपनी शक्ति कोई नहीं होगी। सब कुछ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जनता से गाली कौन सुनेगा? नवाब। फ्रंट में कौन आएगा? नवाब। लोग नफरत किससे करेंगे? नवाब से। और आनंद कौन लेगी? कंपनी। तो कंपनी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए ही पावर का यूज करना चालू की। इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। बात समझ में आ रहा है कि मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की होगी, भारतीय होंगे उनकी होगी, और मजा कौन लेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। अब बता रहा हूँ भाई, आप पहले मैं मुद्दा बता, छूटेगा नहीं, आप तो निश्चिंत रहिए। क्लियर? ये दोनों चीजें हुई। तो मेन मुद्दा क्या है? द्वैध शासन मतलब कि नवाब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, लेकिन पावर कोई नहीं होगा, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा पावर होगा, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट नहीं लेगा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, निजामत का अधिकार इनको दिया गया, ये करेंगे। और टैक्स वसूल करने के लिए दो उपदीवान नियुक्त किए गए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने दो भारतीयों को नियुक्त किया। लिख लीजिएगा, निजामत का अधिकार, द यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ निजामत बाय नवाब ऑफ द बंगाल। और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया मोहम्मद रजा खां, जो होंगे ये होंगे बंगाल के लिए। मोहम्मद रजा खां बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी। और राजा सिताब राय इनकी बिहार में होगी।
राजा सिताब राय बिहार में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी अंग्रेजों के बिहाफ पे, और मोहम्मद रजा खां ये टैक्स कलेक्ट करेंगे बंगाल में। तो टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट कौन करेगा? भारतीयों को दिया गया। निजामत का अधिकार भी भारतीयों को दिया गया, लेकिन पावर यूज कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अपनी मर्जी से आप कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, बंगाल वाले क्षेत्र में रजा खां को दिया गया, और बिहार, क्योंकि बंगाल बिहार दोनों के लिए दीवानी दी गई थी, तो बिहार वाले में एरिया जो है, जो आज का, उसके लिए दिया गया राजा सिताब राय को। हाँ हाँ, पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा का पूरा क्षेत्र दिया गया। हाँ, पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा, एरिया बड़ा था, तो बंगाल वाला एरिया दिया गया मोहम्मद रजा खां को, और बिहार वाला जो वाला एरिया राजा सिताब राय। दो उप दीवान को नियुक्त किया गया। बिहार उड़ीसा वाला पूरा एरिया जो होगा राजा सिताब राय, और बंगाल वाला एरिया इनको करेंगे मोहम्मद रजा खां। पूरा 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 बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा एक क्षेत्र था, बाद में इसको अलग अलग कर दिया। क्लियर? तो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, ये दो लोगों को टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। निजामत का अधिकार दिया गया। मुगल बिहाफ पे, अरे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे कौन यूज करेगा? आपका क्या कहते हैं, मुगल नवाब, अरे जो अवध बंगाल का नवाब है वो करेगा। इस तरीके से द्वैत शासन चालू। अब ये बताओ, कहते हैं कि द्वैत शासन ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब ये बताओ, आपको न्याय कराना है, आप नवाब के पास गए, न्याय देगा नवाब? न नवाब के पास न्याय कर सकता है, न नवाब एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, न नवाब टैक्स माफी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो कौन न्याय कर रहा है किसी को पता ही नहीं, कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है किसी को पता ही नहीं। तो पूरा बंगाल क्या हो गया? अव्यवस्थित हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन बंगाल की खराब हो गई, लोग काम करना ही बंद कर दिए। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो काम करना ही बंद, न्याय व्यवस्था खराब हो गई, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, व्यापारिक इस व्यापार समाप्त होने लगा, और कहते हैं पूरा बंगाल लगभग बर्बाद होने लगा। अगर ये कुछ दिन और रह जाता तो बंगाल पूरा खत्म हो जाता। इसीलिए जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। जब वारेन कहता है कि जब भाई शासन करने, दुश्मनी के लिए भी दुश्मन होना चाहिए, जब बंगाल खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो शासन किस पे करोगे? तब 1772 में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया, क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया। 7 सालों में बंगाल खत्म हो गया, बंगाल उजड़ा हुआ बंगाल हो गया, मतलब बंगाल की स्थिति पूरी खराब हो गई। पॉइंट क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन, कोई मुद्दा? तो कहते हैं कि द्वैत शासन ने बंगाल की सिस्टम को ही पूरा बदल दिया। बंगाल एक लूटा हुआ राज कह सकते हैं, पूरा बंगाल एक लूटा। 1765 से लेकर 1772 तक रहा है। और याद रखिएगा, पॉइंट अगर प्रीलिम्स के लिए पूछे तो क्लाइव ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे मैं हर एरिया बता ही देता हूँ, समझिएगा तो आप जो पूछेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। टॉपिक का एरिया बसता नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं पूरा एरिया बताता हूँ। राजा सिताब राय नहीं, ये अपॉइंट वहां के बड़े जमींदार थे, इनको नियुक्त किया गया था, कंपनी ने अपने बिहाफ पे किया। जैसे आपको रख दिया गया कि आप कलेक्ट करके हमें दो, कंपनी फ्रंट में नहीं आ रही थी, भारतीयों को ही नियुक्त किया गया कि आप कलेक्ट करो और आप दो। तो वहां के व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनको अपॉइंट कर दिया। देखिए बहुत चालू थे, क्लाइव बहुत चालू था, उसको पता था फ्रंट में आएंगे अभी जनता विद्रोह कर दे, गांव गांव जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा लगेगा, और हमें कुछ करना ही नहीं है। जब सब कुछ मिल रहा तो बैक में लेके पहले पावर मजबूत करो। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि बंगाल लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया। अगर ये 10-20 साल और रुक जाता तो कोई बंगाल में बसता ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स जब आता है तो 1772 में सबसे पहले द्वैत शासन को समाप्त करता है कि भाई दुश्मनी करने के लिए भी दुश्मन का होना जरूरी है। जब लोग ही नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या?
कहते हैं, कहा जाता है कि बंगाल लूट गया। जो बंगाल जो था, बंगाल पूरा का पूरा व्यापार समाप्त होने लगा, प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त होने लगी, न्याय व्यवस्था समाप्त, लोग मोरलिटी डाउन होने लगा, लोग काम ही करना बंद कर दिए। क्योंकि मान लो हम खेत काम कर रहे हैं, सब तुम लेके चले गए, इससे अच्छा काम ही नहीं करेंगे। जब भूखे ही पहले से रहना है तो वैसे भूखे रहो। मोटिवेशन समाप्त होने लगा कार्य करने का, मतलब पूरा अव्यवस्थित हो गया बंगाल। अब कुछ दिन और रह जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। क्लियर? तो इस तरीके से, लेकिन कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को खूब पैसा मिला, कंपनी की पोजीशन अच्छी हो गई, और इसका अब कंपनी बैक में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले पूरी कंपनी अब धीरे धीरे कंपनी एक पावर के रूप में धीरे धीरे अपने को इमर्ज करना चालू कर। क्लियर? तो ये पहली पॉलिसी है जो क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया, ड्वेल सिस्टम, द्वैत शासन, और इस तरीके से कंपनी ने यहाँ अपने को पूर्णतः स्थापित कर दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई मुद्दा हो तो बताइए। इलाहाबाद की संधि से लेके निजामत फौजदारी का राइट दिया गया। निजामत जितने भी सूबेदार होते थे वो मुगल बादशाह के नाम पे प्रशासन करते थे। अब वो राइट किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिहाफ पे मुगल जो बंगाल का नवाब था उसके थ्रू करा रहे थे। तो मजा कौन ले रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और फंसेगा कौन? नवाब। गाली कौन सुनेगा? अब देखिए इसका फायदा कि 10 साल बाद अगर नवाब को हटाएंगे भी तो जनता विरोध नहीं करेगी, क्योंकि नवाब का रहना न रहना दोनों क्या है? बराबर। क्लियर? तो इस तरीके से क्लाइव ने द्वैत शासन को चालू करके कंपनी की न्यू बंगाल में रख दी। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखिए इसके बाद क्लाइव का दूसरा काम क्या रहा? सोसाइटी ऑफ ट्रेड, व्यापार की समिति स्थापित की। सोसाइटी ऑफ ट्रेड स्थापित किया 1765 में, जिसमें साल्ट, तंबाकू, सॉरी सुपारी, सुपारी, और तीसरा टोबैको, तंबाकू। कंपनी इस्टेब्लिश द ट्रेड मोनोपोली ऑन साल्ट, बीटल नट एंड टोबैको। इन तीनों पे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का होगा। मतलब साल्ट का व्यापार केवल कंपनी करेगी, सुपारी बीटल नट का व्यापार केवल कंपनी करेगी, और टोबैको का भी, तंबाकू का भी व्यापार इसको कोई और नहीं करेगा। इन तीनों पे ट्रेड मोनोपोली कंपनी ने स्थापित किया। ट्रेड मोनोपोली कंपनी ने इस पे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया, नमक के व्यापार पे, सुपारी के व्यापार पे, और तंबाकू के व्यापार। ट्रेड मोनोपोली को स्टेब्लिश किया, नमक, सुपारी और तंबाकू। क्लियर? अब पूछोगे क्यों किया? क्योंकि क्या था, करप्शन बहुत ज्यादा था, कंपनी के कर्मचारियों में करप्शन बहुत ज्यादा था। इसका एक बड़ा कारण था कि इनका पेमेंट काफी कम था, पेमेंट काफी कंपनी का कम था अधिकारियों का। तो ये लोग करप्शन खूब करते थे, निजी व्यापार करते थे। तो इसने करप्शन को रोकने की कोशिश की कि करप्शन को रोका जाए। तो इसने कहा कि ये जो ट्रेड मोनोपोली होगी, इससे जो पैसा आएगा, इस व्यापार में जो लाभ होगा, जो पैसा आएगा, उसको अधिकारियों में कैडर के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। आप करप्शन ना करो, जो भी ये पैसा आएगा वो अधिकारियों के बीच में कैडर के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा, जो जैसा अधिकारी होगा। मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लूट चालू हो गई, संगठित रूप से भारत को लूटना चालू कर दिया। इस व्यापार से जो फायदा होगा वह अधिकारियों के बीच बांट दिया जाएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस पे? अमंग द ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैडर, उनके पदों के अनुसार अधिकारियों के बीच बांट दिया जाएगा, जिससे कि लाभ हो और वेतन जो कम हो रहा था उससे ये प्रभावित ना हो। क्लियर? तो एक तरीके से संगठित लूट चालू किया इसने, बंगाल को लूटना चालू किया ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। इसको कहते हैं ट्रेड मोनोपोली। तीन चीजों पे प्रीलिम्स में कभी भी पूछे, तीन चीजें थी, नमक, सुपारी और तंबाकू। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
ये था क्लाइव के कार। और मैं आपको बता दिया कि बंगाल में कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी है 1765 के बाद। अब कंपनी को कोई रोकने वाला नहीं। और यही के बाद से चालू होता है, लिख लीजिएगा अगला जो पॉइंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन चालू होता है। अगर सबसे बड़ा प्रभाव देखें तो पड़ता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन का निष्कासन चालू होता है। मतलब एक तरफा धन भारत से बाहर जाने लगा, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा था। अब इसको देखिए कैसे समझिएगा, समझ लीजिए। जब तक कंपनी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा तो फिर दोबारा जब भी मेंस दीजिएगा बातें याद आएंगी और लिखने में पेन रुकेगा नहीं, अगर कंसंट्रेट करिएगा तब बातों को, चाहे ऑनलाइन जुड़े हो चाहे ऑफलाइन, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि ये सब मुद्दा मेंस में काम आएगा पॉइंट लिखने में। देखिए 1765 के पहले कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। कंपनी मुख्य काम क्या था, ट्रेड करना था। तो कंपनी क्या करती थी, इंग्लैंड से सोना चांदी लेके आती थी, यहां से सामान खरीदती थी और इंग्लैंड में ले जाके बेचती थी। तो भारत को क्या मिलता था, सोना चांदी आता था, भारत में क्या आता था, ये सब चीजें आती थी और भारत का व्यापार भी बढ़ता था। अब कंपनी क्या करती है, क्योंकि कंपनी को अब रेवेन्यू मिलना चालू हो गया, टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दी, तो कंपनी अब बाहर से पैसा लाना बंद कर दी। जो बाहर से सोना चांदी आता था अब वो बंद हो गया, क्योंकि कंपनी यहीं से टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। अब कंपनी की आय यहां से मिलने लगी। अब कंपनी यही के पैसे से सामान खरीद के बाहर बाहर भेज रही है। तो बाहर से कुछ आ नहीं रहा है और यहाँ का कपड़ा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक तरफा निष्कासन चालू हो गया। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में, जब वो कांग्रेस का जब लिबरल वो चल रहा था, तो उस समय इन्होंने इस बताया कि भारत की गरीबी का कारण है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब देखिए किस रूप में जाएगा, व्यापार के रूप में जाएगा, जो इनको पेमेंट मिलेगा, जो पेंशन मिलेगा वो भी लेके जाएंगे। तो एक तरफा निष्कासन हो रहा, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा। इसी को उदारवादियों ने कहते हैं एग्जामिन द इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्थिक चरित्र को उजागर किया कि ये लोग कहते थे भारतीयों से कि हम तुम्हारे माई बाप हैं। तो उदारवादी जब लिबरल आएंगे कांग्रेसी, वो बोलेंगे माई बाप नहीं है, हमारी गरीबी के लोग कारण है। अब देखो यहां से धन एक तरफा जा रहा है। तो 1765 के बाद धन के निष्कासन की शुरुआत हो जाती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि धन भारत से बाहर जा रहा, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा, आ नहीं रहा। और इस चीज को बताने वाले थे दादा भाई नौरोजी, जिनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता कहे जाते हैं, पितामह, और इन्होंने बताया था। क्लियर। तो बक्सर के युद्ध के बाद अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, तो कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन गई, धन का निष्कासन चालू हो गया, कंपनी को दीवानी फौजदारी का अधिकार मिल गया, मुगल बादशाह इनके संरक्षण में इलाहाबाद में रहना चालू कर दिया, और अवध को इन लोगों ने बफर स्टेट के रूप में डेवलप करने की कोशिश की। ये मेंस में पॉइंट लिखिएगा अगर आता है तो। क्लियर, ये पॉइंट है जो समरी अगर देखें तो कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन गई, मुगल बादशाह इनके संरक्षण में रहना चालू कर दिया, धन का निष्कासन चालू हो गया, और कंपनी एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में इमर्ज हो गई बंगाल में। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक हो तो बताइए। हाँ हाँ हाँ, एक तरफा जा रहा है यार, एक तरफा, ये गरीबी एक तरफा, कुछ आ नहीं रहा वहां से। अब यहाँ से इनको पेमेंट मिल रहा है, यहाँ से इनको रेवेन्यू मिल रही है, यहाँ पावर इसी पैसे का यूज कर रहे हैं। और बाद में एक पढ़ोगे ददनी, मर्जी से आप मान लो कपड़ा बनाने वाले हो, कह दिया तुमको मेरे लिए काम करना, जबरदस्ती कराने लगे। हाँ, तो यहीं से तो इकोनॉमिक गरीबी चालू हो गई, जो कपड़ा उद्योग खराब होने लगा हमारा, ये बेचारे मजदूर बन गए, जबरदस्ती फोर्सफुली काम कराया जाने लगा। और 1813 तक तो ऐसे हुआ, और 1813 के बाद जब ब्रिटिश औद्योगिकरण हो गया तो कहे कि सब खत्म करो, अब भारत को कच्चे माल का सोर्स बनाओ। तो जो भारत कपड़ा बेचता था, अब वो कच्चा माल देने लगा और कपड़ा खरीदने लगा। 1813 के बाद पूरा व्यापार बदल गया। अब सोचिए, जो भारत 1813 के पहले कपड़ा देता था, जब ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के लिए भारत का उन्होंने यूज किया, और भारत को कच्चे माल का सोर्स बनाया और तैयार माल लेना चालू करा दिया। और पूरा भारत का व्यापारिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। एक 2-4 लोगों की गलती ने पूरे भारत को, अगर ये सिराजुद्दौला, मीर जाफर, ये लोग सही होते तो शायद इतनी दुर्गत
इसीलिए याद रखिएगा, राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर राजा कमजोर हो गया। सत्ता इतिहास ये सिखाता है कि जब सेंटर कमजोर हुआ तो आप कुछ भी बिजनेस किए हो सब खत्म हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रशासन का मजबूत होना जरूरी है, लोगों की सुरक्षा होनी बहुत जरूरी, तभी आप बिजनेस पढ़ भी कभी पाएंगे ना जब फ्री होकर रहेंगे, जब आपको पता हो कि मैं सुरक्षित हूं। इसीलिए सरकार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये दिल भारत का इतिहास है, जब जब सेंट्रल कमजोर हुआ विदेशी आक्रमण हुआ और भारत अस्थिर हुआ। चाहे आप मौर्य के बाद देख लो, चाहे आप गुप्ता के बाद देख लो, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के बाद देख लो, चाहे आप मुगल के बाद देख लो, जब तक औरंगजेब रहा अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी। 1707 में मरने के बाद सब बाबा बन गए, सब बादशाह बन गए। इसीलिए याद रखिएगा, ये इसीलिए भारतीय संविधान में सेंटर को मजबूत करने की बात की जाती है। कहते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय इतिहास का ही प्रभाव है। ये क्वेश्चन आए तो बताइएगा कि केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि केंद्र जब चाहे राज्य का नाम बदल दे, राज्य की सीमा बदल दे, 356 लागू करा सकती है, 352 लागू करा सकती है, राज्य को कोई पावर नहीं। इसलिए कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका जैसा नहीं। इसलिए इंडिया को कहते हैं क्वासी फेडरल। तो याद रखिए इतिहास का बड़ा, इसीलिए जब भी लिंक, इसीलिए सबसे पहले यूपीएससी हिस्ट्री पढ़ाती है, क्योंकि हिस्ट्री जानेंगे तो पॉलिटी आदि अपने आप समझ में आने लगेगा। ये क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी समस्या थी। इसीलिए बड़ा सिलेबस बड़ा बेहतर बना है। मेंस में आपको अगर लिखना है तो अगर चीजों को समझिएगा सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्यों है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? ये मुद्दा है। और आप देख लो 2-4 लोग की गलती ने एक पावर को क्या कर दिया, इमर्ज करा दिया, जबरदस्ती एक पावरफुल शक्ति आ गई। क्लियर? तो हमने देखिए ये बर्बाद हो चुके हैं, यहां ये बर्बाद हो गए, अब बचे हैं बेचारे ये। तो पढ़ते हैं एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मराठा, एंग्लो मराठा वार। बंगाल यहां रोकते हैं क्योंकि बंगाल में पावर हो गया इमर्ज। पहले क्षेत्रीय शक्तियां पड़े, फिर बंगाल से ही हम आगे निकल जाएंगे। क्लियर? लिखेगा अंग्रेज मराठा युद्ध। अंग्रेज मराठा युद्ध। एंग्लो मराठा वार। हाँ हाँ, देखिए क्लाइव सबसे पहले राइज हुआ जब आपको कल क्लास में मैंने बताया था कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। ये साउथ में क्लर्क था, निचले स्तर कर्मचारी था, इसको भेजा गया। क्लाइव आता है और क्लाइव क्या करता है, बैटल ऑफ प्लासी जिता देता है। माहौल का यहीं से क्लाइव को यहाँ का पावर समझ में आता है। और क्लाइव आगे इलाहाबाद की ट्रीटी में द्वैत शासन लाता है और बिना कुछ किए, बिना विवाद के। हाँ हाँ, दक्षिण से लेकिन जो इसको मौका मिला बंगाल में अपने आप को दिखाने का मौका मिला, जो बैटल ऑफ प्लासी जो होता है, और प्लासी में 24 परगने की जागीर स्पेशली इसको देता है मीर जाफर। बहुत लालची भी था, ये हल्का फुल्का आदमी नहीं था। और क्लाइव ये बंगाल में ही अपने को दिखाता है और कहते हैं कि क्लाइव ने ही कंपनी की नींव रख दी। हाँ, अब आपको मौका मिल रहा है, आप मुझे अब यहाँ से करोड़ों रुपया पड़ा है, आप कोई सब आप अपने आप मिलता जा रहा था, आप लेंगे नहीं। देखिए कंपनी मजबूत थी या नहीं, कंपनी को हमने मौका दिया। मीर जाफर अगर नहीं बिका होता तो शायद बैटल ऑफ प्लासी ये जीत नहीं पाते। मराठे और बंगाल अगर एक हो गए होते तो ये भाग गए होते। तो अब समस्या ये है कि जब सब बिखरा हुआ है तो कंपनी को, इसीलिए मैंने कर्नाटक, जो फर्स्ट कर्नाटक वार, बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट कर्नाटक वार के दौरान एक युद्ध होता है सेंट थॉमे का वार। कहते हैं कि दिस इज द आई ओपनर वार। मतलब यहाँ पहली बार यूरोपियों को ये पता चला कि हर राज्य में संघर्ष चल रहा, हर राज्य में समस्याएं हैं, बस हमें फायदा उठाना है। और दक्षिण से ये चालू हुआ, बंगाल में सफल रहा। तो इसलिए पूछते हैं, एक टिप्पणी आती है कि डुप्ले ने जो चाबी दक्षिण भारत में खोजी, क्लाइव ने उसका प्रयोग बंगाल में किया। क्या है, यही तो है। डुप्ले ने जो चाबी खोजी, कहां खोजी, ड्यूरिंग फर्स्ट कर्नाटक वार, कि यहां सभी लोग बिकने के लिए तैयार हैं, राज्यों में विवाद चल रहा, मौके का फायदा उठाओ।
ये मैसेज दिया, यही चाबी थी भारत को बेचने, मतलब भारत को अपने अधीन करने का। और इसका प्रयोग क्लाइव कहाँ करता है? बंगाल में, मीर जाफर और जगत सेठ के साथ। इसीलिए कहा था, एक टिप्पणी आई हुई है, एक क्वेश्चन आया कि डुप्ले ने जो चाबी दक्षिण भारत में खोजी, क्लाइव ने उसका प्रयोग बंगाल में किया। तो किया ना, तो क्लाइव क्लाइव बंगाल में ही इमर्ज करता है। क्लियर? आइए अंग्रेज मराठा युद्ध देखते हैं। पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। देखिए, इनका कारण था मराठों का आंतरिक विवाद। अगर पूछा जाए, मराठा आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है मराठों के बीच का आपसी विवाद। बीच का विवाद पेशवा के पद को लेकर। मराठों के बीच का विवाद पेशवा के पद को लेकर। इंटरनल डिस्प्यूट अमंग द मराठास स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए मुद्दा क्या है। समझिएगा, कंपनी यहां पे पावरफुल हो चुकी है, 1754 के बाद से ही हो चुकी है, सेकेंड कर्नाटक वार के बाद। हैदराबाद में भी पावरफुल हो चुकी है और कर्नाटक में भी। ये दोनों केवल नाम मात्र हैं, कंपनी मजा ले रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी 1765 में बंगाल में भी अपने को इस्टेब्लिश कर चुकी है। इनकी 3 सरकारें थी, 3 गवर्नमेंट काम कर रही थी लोकल, मद्रास, बंबई और बंगाल। तो मद्रास में भी आगे बढ़ रहे थे, बंगाल में भी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी बंबई में 1775 तक कंपनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मराठे अभी भी काफी मजबूत थे। और मराठों के कारण कंपनी यहां एक्सपेंशन नहीं कर पा रही थी, न कंपनी आगे बढ़ पा रही थी। तो बंबई में कंपनी लगभग फेल थी, कुछ भी आगे बढ़ के कर नहीं पा रही थी ड्यू टू मराठा, क्योंकि मराठा अभी भी पावरफुल थे। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मतलब 1775 तक। अब देखो, 1765 में कंपनी बंगाल में स्टेब्लिश कर चुकी है, साउथ में स्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन बंबई में अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द मराठा, क्योंकि मराठा अभी भी मानते हैं काफी मजबूत है। अब देखिए क्या होता क्या है, मराठा में जो समस्या आती है वो आती है पेशवा के पद को लेकर। माधवराव के मरने के बाद 1772 में माधवराव बनता है, फिर नारायण राव की हत्या कर दी जाती है, फिर एक लड़का माधवराव नारायण बनता है पेशवा। जैसे ही तो जो मराठा काउंसिल है वो चाहती है माधवराव नारायण को पेशवा बनाया जाए, लेकिन इसका चाचा है रघुनाथ राव, ये पेशवा खुद बनना चाहता है। तो यहां विवाद है, ये पेशवा बनता है, इसको चुनौती दे रहा है, इसको क्लेम कर रहा कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इसको कंप्लेन कर रहा रघुनाथ राव, इसको इतिहास में रघुआ भी कहते हैं। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता है। माधव और जो मराठा काउंसिल है वो बनाती किसको है? माधवराव नारायण को। मराठा काउंसिल इनके फेवर में नहीं है, रघुनाथ राव के। अब रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बनते, अब समझिएगा, देखिए अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे, रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बनते तो वह ही वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं फॉर द हेल्प, कि मेरी सहायता करो और मुझे पेशवा बनाओ, और मैं तुमको 2 क्षेत्र, सालसेट और बेसिन का क्षेत्र दे दूंगा, तुम मुझे पेशवा बनाओ। और इसके लिए होती है रघुनाथ राव और बंबई के गवर्नमेंट में टीटी ऑफ सूरत, और इस सूरत के टीटी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के मामले में हस्तक्षेप करती है। अब बताओ, मराठे अटैक किए, बताओ कुछ हुआ? तो जो काम बंगाल में हुआ वही काम कहां हो रहा? इसीलिए हम हारे, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, हम इसलिए हारे कि हम आंतरिक रूप से एक नहीं थे। कहते ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो यही हाल है, अगर हम मजबूत रहे होते, ये भारतीय इतिहास का ये बड़ा वो है। अब देख लो, आप लाख लड़ लो बाहर, अगर आपका लड़का, आप अपने लड़के से लड़ नहीं पाओगे।
घर में अगर आपके कलह है, आप लाख बाहर मजबूत आदमी हो तो दीमक आपको लग जाएगा और धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे। तो व्यक्ति बाहरी विवाद को सुलझा सकता है, जब आंतरिक विवाद लग जाए तो फिर वो सुलझा नहीं सकता। और यही काम बंगाल में हुआ, यही मराठों में होगा, यही दक्षिण में हुआ। कोई सीखने के लिए तैयार, यह व्यक्ति अभी तक मराठों की हिम्मत, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं है कि मराठों के मामले में हस्तक्षेप करें। मौका किसने दिलाया? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हेल्प मांगता है और उस हेल्प के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के मामले में हस्तक्षेप होता है और यहीं से एंग्लो मराठा वार की शुरुआत। इसलिए मैंने एक लाइन में बताया था कि मराठों का आंतरिक विवाद। पॉइंट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में होता है। किसके बीच में? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंबई की है। और यहां पे क्या होता है कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाएगा, पेशवा बनाया जाएगा। He will be a पेशवा with the help of ब्रिटिश कंपनी एंड रघुनाथ राव पेशवा बनेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 क्षेत्र देंगे, सालसेट और बेसिन का क्षेत्र, एरिया ऑफ सालसेट एंड बेसिन। सालसेट और बेसिन देंगे और पेशवा बनाया जाएगा। और इस तरीके से सूरत की ट्रीटी होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के मामले में हस्तक्षेप चालू करती है। पॉइंट क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा एंग्लो मराठा वार की शुरुआत कैसे होती है, वो होती है सूरत की संधि के बाद से। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये मराठों के विवाद का कारण क्या है? मराठों का आंतरिक विवाद पेशवा के पद को लेकर। रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बनता, एकदम क्लियर कट समझिएगा मेरी बात को, रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बन पाता तो वो पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश सरकार से हेल्प मांगता है और पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिलता है इनके मामलों में हस्तक्षेप करने का। यही से एंग्लो मराठा वार की शुरुआत है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो तो बताइए। कोई ऐसा जिसको पॉइंट समझ में ना आ रहा हो बताए। क्लियर है? अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि 3 गवर्नमेंट है, यही वो समय है 1775 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है और पूरे प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उत्तरदायी है। ये जो बंगाल की गवर्नर जनरल और काउंसिल पूरे प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। तो जैसे ये खबर बंगाल पहुंचती है कि सूरत मराठों के मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो जो बंबई की बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो इसको स्वीकार नहीं करती। हाँ, वो वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि नहीं, अभी युद्ध करने का समय नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और वो एक दूसरी ट्रीटी करते, उपटन को भेजा जाता है। लिखेगा कर्नल उपटन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत की संधि के बाद कर्नल उपटन, कर्नल उपटन को वारेन हेस्टिंग्स बंबई भेजता है। कर्नल उपटन वेंट टू बंबई बिहाफ ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बिहाफ पर कर्नल उपटन बंबई जाते हैं। एंड कलकत्ता काउंसिल डिड नॉट एग्री द सूरत ट्रीटी। और कलकत्ता जो काउंसिल है वह सूरत की ट्रीटी से सहमत नहीं है। कलकत्ता की जो काउंसिल है, लिखिएगा, सूरत की संधि से सहमत नहीं है। जो कलकत्ता की ब्रिटिश गवर्नमेंट है डिड नॉट एग्री द ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि से सहमत नहीं है। जब ये सूरत की संधि हो जाती है तो ये बात कहां जाती है? कलकत्ता जाती है। कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है वो सूरत की ट्रीटी से सहमत नहीं है और वो कर्नल उपटन को भेजती है। एक दूसरी ट्रीटी होती है 1776 में, पुरंदर की ट्रीटी। पुरंदर की संधि,
पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए, पुरंदर की संधि। और इस संधि में सूरत की टीटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिएगा, इसके तहत सूरत की टीटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट द टीटी ऑफ सूरत। और यह रघुनाथ राव का पक्ष लेना अस्वीकार, गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं कि रघुनाथ राव का हम पक्ष नहीं लेंगे। और सालसेट अपने पास रखते हैं कि सालसेट हमारे पास रहेगा, लेकिन हम रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे। और लगभग पुरंदर की टीटी में सूरत की टीटी को खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे, और सेकेंड, सालसेट अपने पास रखेंगे और हम पेशवा मान लेंगे। मतलब सूरत की टीटी को रिजेक्ट कर देता है कौन? पुरंदर की टीटी। और इसमें आता है कौन? कर्नल उपटन, कलकत्ता से। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? देखिए, सूरत की टीटी बंबई गवर्नमेंट करती है, युद्ध की शुरुआत होती है, एकदम देसी भाषा में समझिए। जैसे ही ये खबर कलकत्ता जाती है, कलकत्ता में चार्टर एक्ट के तहत काउंसिल बन चुकी है, कलकत्ता काउंसिल इसको नहीं मानती, कहती अभी युद्ध हम नहीं करेंगे, और वो रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ देती है, और सालसेट के अलावा सब कुछ दे दिया जाता है, और चीजें बदल जाती है। क्लियर? मतलब सूरत की टीटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, युद्ध लगभग समाप्त होने के कगार पे आता है। लेकिन अब होता क्या है, इसी दौरान यही वो समय है जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाता है। देखिएगा, इसी के बाद लिख लीजिएगा, इस दिस टाइम स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अमेरिका। इसी, बस पॉइंट लिखते जाएगा, इसी के बाद अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाता है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाता है। स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट इन अमेरिका। और ये कहा जाता है कि फ्रांस किसका सपोर्ट किया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। लिखेगा, फ्रांस आल्सो सपोर्टेड टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अमेरिका। फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट कर रहा था। फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट कर रहा था। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये आती है कि फ्रांस का अधिकारी आता है मराठों के क्षेत्र बंबई, और ये इनको वारेन हेस्टिंग्स सबसे ज्यादा भय ये है कि मराठे और फ्रांस मिल न जाए। अब मराठा और फ्रांस के रिलेशन को सस्पिशियस तरीके से देखना चालू करता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? पुरंदर की संधि को नहीं मानता, अब मराठों के खिलाफ अभियान चालू कर देता है। तो लिखेगा, फ्रांस और मराठों के संबंध के कारण, फ्रांस और मराठों के संबंध के कारण वारेन हेस्टिंग्स और लंदन की गवर्नमेंट भी, जो लंदन की सरकार है, इन लोगों ने पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? और एक नया, उसके बाद मराठों के खिलाफ अभियान चालू कर दिया, मराठों के खिलाफ अभियान चालू कर दिया। मतलब जब ये स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, तो स्वतंत्रता संग्राम के कारण इन लोगों ने पुरंदर की संधि को नहीं माना और मराठों के खिलाफ अभियान चालू कर दिया। इनको यह भय था कि कहीं मराठे फ्रांस के साथ मिल न जाए। क्लियर? और अभियान चालू हो गया, और जब अभियान चालू हो गया, युद्ध चलता रहा, और युद्ध में मराठे अंग्रेज बुरी तरह से हारने लगे। जब हारने लगे तो एक तीसरी टीटी करते हैं 1779 में, टीटी ऑफ बड़गांव। बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, टीटी ऑफ बड़गांव। और इस संधि में मराठे बुरी तरह से हार जाते हैं, सॉरी, अंग्रेज बुरी तरह से हार जाते हैं और पूरा क्षेत्र लौट जाता है। मतलब मराठों, अंग्रेजों के लिए बेइज्जती वाली संधि थी, मराठों से बुरी तरह से हारने लगते हैं। अंग्रेजों के साथ एक बड़ा फायदा, जब ये हारने लगते थे तो संधि की बात करते थे। कर्नल पोफम को भेजा जाता है, ग्वालियर को जीतता है और महाजी सिंधिया के माध्यम से युद्ध को समाप्त करा देता है। तो लिखिएगा, 1782 में लास्ट टीटी होता है सालाबाई, और इसके तहत युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। कोई परिणाम नहीं निकलता, युद्ध समाप्त हो जाता है। सालाबाई के टीटी के तहत युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पे मध्यस्थता किया था महाजी सिंधिया ने। महाजी सिंधिया प्लेड अ मीडिएटर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा। सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है और किसी को कोई नुकसान फायदा नहीं होता, एरिया छोड़ देते हैं और मराठों को कोई नुकसान इससे नहीं होता।
अंग्रेजों को कोई फायदा भी, इसीलिए कहते हैं कि 1780 का दौर अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक दौर था, क्योंकि यही मैसूर से भी लड़ रहे थे और मराठों से, दोनों हार रहे थे, मराठों से भी हार रहे थे, मैसूर से भी हार रहे थे। तो सूरत की टीटी से चालू होता है, सालाबाई की टीटी से समाप्त होता है, और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव दिखता है। इस युद्ध पे लिखेगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव दिखता है। अगर कभी पूछा जाएगा तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव दिखता है, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही पुरंदर के बाद ये लोग युद्ध को चालू रखते हैं और बड़गांव में बुरी तरह से हारते हैं और टीटी और बड़गांव करते हैं, जिसमें पूरा क्षेत्र लौटाना पड़ता है। और बाद में महाजी सिंधिया के माध्यम से सालाबाई कराते हैं और युद्ध को समाप्त कराते हैं। तो 4 संधियां हुई, सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सालाबाई। सूरत से चालू हुआ और सालाबाई से समाप्त हुआ, और सालाबाई में मीडिएटर कौन थे? महाजी सिंधिया। एक बार मैं पूरा रिकॉल करा देता हूं, समझ लीजिएगा। मराठों के आंतरिक विवाद के कारण पेशवा के पद को लेकर विवाद हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेशवा के पद को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के कारण 1775 में रघुनाथ राव सहायता मांगने जाता है, और इसी सहायता के बदले अंग्रेजों का हस्तक्षेप चालू होता है मराठों के मामले में। सूरत की संधि होती है, लेकिन यह खबर जैसे ही कलकत्ता जाती है, कलकत्ता की गवर्नमेंट इसको स्वीकार नहीं करती, और वो टीटी क्या करती है? पुरंदर की, जिसमें पेशवा इसको नहीं माना जाता है। लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम चालू होता है, और इसके कारण अंग्रेजों को यह भय होता है कि मराठे और फ्रांसीसी मिल न जाए, क्योंकि फ्रांसीसी सपोर्ट किसको कर रहे थे? अमेरिका को, स्वतंत्रता संग्राम को। इसी भय के कारण ये सूरत की संधि को फिर से चालू कर लेते हैं और अभियान मराठों के खिलाफ चालू कर देते हैं। एंटी मराठा अभियान चालू करते हैं। जब मराठों के खिलाफ अभियान चालू करते हैं, बुरी तरह से हार जाते हैं। हारते हैं तो बड़गांव की टीटी करते हैं। बड़गांव में लगभग पूरा एरिया इनको लौटाना पड़ता है, लेकिन फिर कर्नल पोफम आता है, सिंधिया को पराजित करता है, ग्वालियर का एरिया, और सिंधिया के माध्यम से समझौता करा देता है, और सालाबाई से युद्ध को समाप्त कर लिया जाता है। तो मराठों को कोई नुकसान नहीं होता और कंपनी को बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कंपनी मराठों की आंतरिक मुद्दों को समझ जाती है। यहाँ क्लियर? ये है पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। पॉइंट क्लियर? तो सूरत की संधि से चालू हुआ, और सालाबाई, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, सूरत, पुरंदर, बड़गांव एंड सालाबाई। सूरत से चालू हुआ और सालाबाई से ये समाप्त हुआ। क्लियर? किसी को ऑनलाइन भी कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। क्लियर है? अब लिखिएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वार। हाँ, इसके कारण थे। अगर वारेन हेस्टिंगस पढ़िएगा तो वारेन हेस्टिंगस के काउंसिल में 4 मेंबर थे, और फ्रांसिस इनका विरोधी था। सबसे पहले तो फ्रांसिस से परेशान थे और निर्णय मेजॉरिटी से लेना था, और अभी मामले को सुलझाया नहीं गया था, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रही थी, और लगातार युद्ध बढ़ते जा रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। तो ऐसे में अभी ये इसके लिए तैयार नहीं था। अगर मराठे जीत जाते, स्थिति इनकी खराब हो जाती, इसलिए अभी ये युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, नहीं चाहते थे कि वहां पे हम संघर्ष किया जाए, क्योंकि मराठों से अभी भी भयभीत थे। बस समझे? ये कई रीजन था। पॉइंट क्लियर? अठारह सौ 3 से 6, कहीं 1798 से 1805 में लिखता है, दोनों सही है, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से बताती है। जब बीएल ग्रोवर पढ़िएगा तो उसमें यही डेट मिलेगा, आप वही लिखते हैं 1803 से 1806, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए क्या होता है, नाना फडणवीस जो कहते थे कि मराठों के दिमाग थे, कर्नल पामर कहता है कि इनके मरने के बाद मराठों की बुद्धि लगभग समाप्त हो गई। पेशवा बनता है बाजीराव सेकेंड, मराठों का भी समय पेशवा बनता है बाजीराव। यहां भी कारण है मराठों का आंतरिक विवाद। अगर एक लाइन में कोई पूछेगा तो इसका भी कारण क्या है? मराठों का आंतरिक विवाद। लिख लीजिएगा एक लाइन में, इंटरनल डिस्प्यूट अमंग द मराठा। यहां भी मराठों का विवाद ही है, अंग्रेज कभी हस्तक्षेप करने नहीं आए, इन्होंने मौका दिया। इनका भी यही कारण है। अगर पूछेगा एक लाइन में कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार का कारण क्या है, तो बताइएगा मराठों के बीच का आंतरिक विवाद। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता बहुत है और फिर नॉर्मल लोग कर नहीं पाते।
ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता संग्राम तो सभी लोग पढ़ते हैं, ये एरिया पे कवर नहीं करते, और आजकल क्वेश्चन इधर से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए समझिए। और किताबें भी क्लियर लिखती नहीं, 2 लाइन यहाँ लिखेंगी 2 लाइन वहां लिखेंगे, इसलिए बातों को समझिएगा। बाजीराव सेकंड पेशवा बनता है, ही बिकेम अ पेशवा, पेशवा बनता है, बट ही वाज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, यह योग्य व्यक्ति नहीं था। लिखिएगा, यह पेशवा बनता है लेकिन यह योग्य व्यक्ति नहीं था। और कहते हैं कि नाना फडणवीस के मरने के बाद डिपोर्टेड ऑल विजडम इन मराठा गवर्नमेंट, मराठा सरकार से पूरी बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई। जैसे ही नाना फडणवीस मरे, कहा जाता है कि उनका मरना मराठों के बीच बुद्धिमत्ता मतलब समाप्त हो गई। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इनको कंट्रोल कर सके, और यह पेशवा बनता है। ही वाज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब योग्य व्यक्ति नहीं था ये, जिसके अंदर वो क्षमता हो कि वो माहौल को संभाल दे। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, इसके कोर्ट में 2 ग्रुप है जो पावरफुल ग्रुप है। एक है सिंधिया ग्रुप, जिसके हैं दौलत राव सिंधिया, और दूसरा है होलकर, जसवंत राव होलकर। ये 2 ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। सिंधिया होलकर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों अपना प्रीइमिनेंस, अपना पावर दिखाना चाहते हैं, दोनों अपनी प्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं, और दो ग्रुप है, दोनों गुटबाजी है। ये बेचारा कभी इनको मिलाता है कभी इनको मिलाता है, और ऐसे ही काम कर रहा है। ये योग्य व्यक्ति नहीं है, इसको खत्म नहीं कर पाता, और दरबार में गुटबाजी चल रही है। और 2 ग्रुप है, एक सिंधिया ग्रुप दौलत राव सिंधिया, और दूसरा होलकर जसवंत राव होलकर। वर्ड क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई इशू हो बताइएगा। क्लियर? ये 2 ग्रुप हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है कि बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया, ये दोनों मिलकर जसवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। ही मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव होलकर, बिट्ठू जी। मतलब बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया, ये दोनों मिलकर होलकर के छोटे भाई की हत्या कर देते हैं, बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। देखिए घटनाएं कैसे होती हैं। जसवंत राव होलकर का छोटा भाई है बिट्ठू जी, बिट्ठू जी की हत्या ये दोनों मिलकर कर देते हैं, बाजीराव सेकंड और सिंधिया। और जब भाई की हत्या होगी तो ये बदला लेगा ही। ये बदला लेने के लिए बाजीराव सेकंड को पराजित करता है, और बाजीराव सेकंड सहायता मांगने किसके पास जाते हैं? अंग्रेजों के पास, कि मेरी रक्षा करो। और इस समय कौन है? वेलेजली। इस समय वहां अब छोड़ने वाला नहीं है, वेलेजली है जो सहायक संधि के लिए जाना जाता था, और इस समय फ्रांस के आक्रमण का भय भी है। वेलेजली से सहायता मांगने जाते हैं कौन? पेशवा, कि मेरी रक्षा करो। और यहीं पे होता है 1802 में, दिसंबर 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन की संधि होती है, और यहीं से क्लियर हो जाता है कि मराठे भारत पे राज्य अब नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि वेलेजली ने अटैक किया इनके ऊपर, ये खुद गए ना। तो अपने आंतरिक विवाद में बाजीराव सेकंड डिमांड द हेल्प फ्रॉम वेलेजली, और वेलेजली भी हेल्प करता है, और दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। और यहां से सेकेंड एंग्लो मराठा वार की शुरुआत। अब आप ये बताओ, मराठे कभी लड़े? आप बताओ, इतने बड़े पावरफुल लोग कभी अंग्रेजों को चैलेंज किए? कभी ये लड़े मिलके? तो कहते हैं ना कि हम हारे इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, हम कभी लड़े ही नहीं। इतने आपसी देखिए, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को इतिहास एक बड़ी अच्छी लाइन सिखाती है कि कभी भी विवादों में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपका कुछ नुकसान भी हो रहा तो उसको सह के आगे बढ़िए, उससे ज्यादा कमा लेंगे। जब माइंड डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप कुछ कर, इसीलिए विवाद जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, और आंतरिक विवाद तो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो भारतीय इतिहास का एक बड़ा ये है मॉडर्न इंडिया, इसीलिए मॉडर्न पढ़ा जाता है कि सोचो इतना बड़ा पावर, मरा अंग्रेज इतने डरते थे, और हमारा राजा खुद कह रहा है मेरी रक्षा करो।
पेशवा मराठों का उस समय राजा है एक तरीके का, वो खुद कह रहा है मेरी रक्षा करो। मराठा संघ का अध्यक्ष है और बाजीराव सेकेंड रक्षा मांगने जाता है, और यही से अंग्रेजों को इनके मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। ये है सेकेंड एंग्लो मराठा वार का बैकग्राउंड। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। फिर से मैं बता दूं, बाजीराव सेकेंड पेशवा बनता है, यह योग्य व्यक्ति नहीं है, और कहा जाता है, कर्नल पामर ने कहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस ऑल विजडम डिपार्टेड फ्रॉम मराठा गवर्नमेंट। मराठा सरकार से सभी बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई। इतने षड्यंत्र चल रहे थे कि अब कोई रोकने वाला नहीं था, और दो गुट था, सिंधिया और होलकर। ये दोनों एक दूसरे को प्री इमिनेंस, एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे थे, प्रभुता, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान होलकर के छोटे भाई की हत्या होती है। होलकर इनको पराजित करने की कोशिश करता है। अब ये सहायता मांगने इसके खिलाफ किसके पास जाते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इस समय वेलेजली है जो छोड़ने वाला नहीं है, और ट्रीटी होती है 1802 में, बेसिन की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बेसिन। बेसिन की संधि होती है, और ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में होता है, दिसंबर 1802 में। और इस ट्रीटी में यह सहायक संधि है, वन टाइप ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता है, ये वेलेजली इस समय सबसे ज्यादा अंग्रेजों को भय किससे है? फ्रांस के आक्रमण से, नेपोलियन के आक्रमण से। वेलेजली आता है, वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है, जिससे अगर आपने सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर लिया तो आपकी विदेश नीति हमारे अधीन होगी। मतलब आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, वो हम डिसाइड करेंगे। आपकी प्रोटेक्शन, रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, आप उसके बदले हमको पैसा दोगे। मतलब आपकी सेना नहीं होगी, और आपके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो शासन देखेगा। तो ये बताओ, जो ये मानेगा वो राजा रहा। मतलब इनकी रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज। अंग्रेज को ये पैसा देंगे अपनी रक्षा के लिए। इनके दरबार में कौन होगा? अंग्रेज होंगे। तो बेसिन की ट्रीटी ने मराठों के भाग्य को निर्धारित कर दिया कि मराठे भारत पे अब राज नहीं करेंगे। कहते हैं, एक ट्रीटी आता है कि बेसिन की संधि ने ये साबित कर दिया कि अब मराठे भारत पे राज नहीं करेंगे, और बिना लड़े ही ये पावरलेस हो गए। क्लियर? तो लिख लीजिएगा, सहायक संधि है। इसका मतलब होता है कि विदेश नीति, रक्षा की जिम्मेदारी, ये सब अंग्रेजों की होगी। तो जो राजा अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकता, जो राजा अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो राजा होगा? तो बेसिन की संधि ने मराठों के भाग्य को निर्धारित कर दिया कि मराठे भारत पे अब रूल नहीं कर। क्लियर? तो प्रोविजन समझ लीजिएगा, यही था। अब एक तरीके से पेशवा बाजीराव सेकेंड अंग्रेजों के अधीन काम करने वाला एक व्यक्ति हो गया, जो अंग्रेजों की दया पर निर्भर है, जब चाहे उनको हटा दिया जाए। जब आपकी सेना ही नहीं रहेगी, जब आपकी रक्षा कोई और करेगा, तो अब राजा रहे कहां? तो कहते हैं सहायक संधि एक तरीके से थी, जिसको इन लोगों ने बेसिन की संधि के रूप में स्वीकार कर लिया। पॉइंट क्लियर? अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं। मराठा संघ में अगर आप पढ़ोगे तो मराठा संघ में सिंधिया थे, ये ग्वालियर का क्षेत्र था इनका, सिंधिया का ग्वालियर का क्षेत्र था। कभी यूपी पीसीएस पूछे तो याद रखिए, ग्वालियर। भोसले नागपुर के थे। भोसले जो होते थे ये नागपुर वाले एरिया में थे, आप भी जाओगे मिलेगा वहां पे। ये पूरा मराठा संघ था अधिकारियों का, अलग अलग फ्यूडल के रूप में काम करते थे। पूना पेशवा पुणे में रहता था, और उसके अधीन ये लोग काम करते थे। तो सिंधिया ग्वालियर को देखते थे, भोसले नागपुर को देखते थे, होलकर इंदौर को देखते थे। होलकर इंदौर को देखते थे, और गायकवाड़ बड़ौदा को देखते थे। गायकवाड़, क्लियर? ये मराठा संघ कहा जाता है। मराठा संघ था जिसका पूना में पेशवा होता था, और ये चारों लोग काम करते थे।
मतलब सिंधिया ग्वालियर का क्षेत्र था, ये पेशवा के अधीन काम करने वाले लोग थे, बाद में अपने को स्वतंत्र रूप से वो कर लिए। इसी को कहते हैं मराठा संघ। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, मिलाने के लिए आता है। तो मराठा संघ पेशवा पुणे में होगा, जो मेन हेड था पेशवा, और पेशवा के अधीन ये लोग रहते थे। अब जब पेशवा चला गया तो ये अकेले लड़े, ये भी अभी भी मिल के ये लोग नहीं लड़ रहे कि चलो अभी भी मिल जाए। भोसले लड़े, ये भी पराजित हुए, और इनसे होता है ट्रीटी ऑफ देवगांव। भोसले से देवगांव की संधि, ये भी सहायक संधि है, सेम 1803 में हुआ, दिसंबर 1803 में। पहले ये होता है तो बेसिन के बाद देवगांव हुआ। देवगांव किसके साथ होता है? भोसले के साथ होता है। इसके बाद होता है सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और चौथा होता है होलकर के साथ राजापुर घाट। होलकर के साथ राजापुर घाट। और इस तरीके से देवगांव भोसले के साथ होता है, सिंधिया के साथ सूर्य। इस क्रम भी यही है, याद रखिएगा। बेसिन के बाद देवगांव, ये 1803 में भी हुआ, 17 को ये हुआ, 30 को ये होता है, 1805 में राजापुर घाट होता है। तो क्रम याद रखिएगा यही है, सबसे पहले बेसिन, फिर देवगांव, फिर सुरजी अर्जुन गांव, फिर राजापुर घाट। 5 में राजापुर घाट। क्लियर? और इस तरीके से सभी मराठा संघ के लोग अंग्रेजों के, बताओ अभी भी ये मिल के लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इंडिविजुअल लड़े और सभी पराजित हो गए। और इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वार में अब मराठा वो शक्ति के रूप में नहीं रहे, अंग्रेजों की दया पे निर्भर है, जब चाहे इनको हटाया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार में कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यू हो तो बताइए। हाँ, इंडिपेंडेंट हुआ, सबका इंडिपेंडेंट हुआ। पेशवा के साथ बेसिन की संधि होती है, भोसले के साथ देवगांव की होती है, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की होती है, और राजापुर घाट की होलकर के साथ होती है। ये सभी लोग स्वीकार करता है। बताओ किसी ने लड़ा मिलके? अब आता है थर्ड, लिखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार। अठारह 18। अब बताओ यह युद्ध का कोई मतलब है थर्ड का? इस समय है लॉर्ड हेस्टिंग, लिखिए गवर्नर है लॉर्ड हेस्टिंग। इस समय गवर्नर है लॉर्ड हेस्टिंग, और कहते हैं कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्थापित करना चाहता है। अब पेशवा का कोई मतलब तो रहा नहीं, पेशवा को भी लगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनके ऊपर आरोप लगता है, इनके दरबार में एक लोग काम करते थे पिंडारी, थोड़ा सा जान लीजिएगा, बाद में बताऊंगा भी। पिंडारी क्या है? मराठों के यहाँ काम करने वाले फाइटर लोग होते थे, लड़ाकू जातियां थी, ये लोग मार पीट करते थे। अब जब मराठे ही खत्म हो गए तो पिंडारी बेरोजगार हो गए, ये लूट मार करते थे। लेकिन पिंडारी पावरफुल लोग थे, तो अंग्रेजों को यह भय था कि पिंडारी और पेशवा मिलकर विरोध न कर दें। तो हेस्टिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्थापित करना चाहता था। प्रॉब्लम यहां पे फंसा क्या मामला कि पेशवा ने, कहानी समझ लीजिएगा, बैकग्राउंड कुछ है नहीं, नॉर्मली युद्ध बहुत नॉर्मल हुआ, बस बैकग्राउंड जान लीजिए कि पेशवा ने बड़ौदा के गायकवाड़ से 1 करोड़ रुपए की मांग की कि मेरे अधीन हो, 1 करोड़ रुपया दो। बड़ौदा के गायकवाड़ पे अंग्रेजों का सपोर्ट था, बड़ौदा के गायकवाड़ ने उल्टा क्लेम कर दिया कि मुझे दो तुम, और गंगाधर शास्त्री इनके राजदूत थे, उनको भेजा गया पेशवा के पास समझौता कराने के लिए। इसी दौरान पेशवा का चीफ मिनिस्टर था त्र्यंबक जी। त्र्यंबक जी ने क्या किया? गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। जब गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी
तो अंग्रेजों ने कहा कि त्र्यंबक जी को मुझे दो, अगर नहीं देते हो तो हम अटैक करेंगे। तो एक बार तो दे दिया गया, लेकिन त्र्यंबक जी जेल से भाग गए। दोबारा फिर मांगने लगा गया, तो अब पेशवा को यह समझ में आया कि क्या करे। इसी दौरान हेस्टिंग ने अभियान कर दिया और पेशवा बुरी तरह से पराजित हुए, युद्ध में पराजित हुए। पराजित होने के बाद इनको कानपुर के बिठूर के पास पेंशन दे दी गई और मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया। तो 1817-18 में नॉर्मल था, विवाद था, कोई मुद्दा नहीं था। बेचारा वो हत्या किया, पेशवा क्या करे। पिंडारियों के साथ भी इनका आरोप लगाया गया और जबरदस्ती इनके ऊपर लगा के मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया। नाम मात्र का युद्ध हुआ और पेशवा के पद को समाप्त करके कानपुर के बिठूर के पास पेंशन दे दी गई और मराठा संघ समाप्त हो गया। तो लिख लीजिएगा, नाम मात्र का युद्ध हुआ। यहाँ पे चूंकि हेस्टिंग चाहता ही नहीं था, वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी चाहता था। अब इनकी जरूरत इनको समझ में नहीं आ रही थी कि मराठों को क्यों रखा जाए, और सेना थी नहीं, ये बुरी तरह से हारे और पेशवा के पद को, पेशवा को कानपुर के बिठूर के पास पेंशन दे दी गई और मराठा संघ क्या हो गया, समाप्त हो गया। सेकेंड में ही खत्म हो चुके थे। तो एनसीईआरटी कहता भी है कि सहायक संधि जिन्हें ने माना वो एक बकरे के समान थे, जब चाहो उनको समाप्त कर दो। यही हुआ और मराठा संघ समाप्त हो गया। पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से एंग्लो मराठावाद में मराठे भी बाहर हो गए। अब आप बताओ, पूरे दौर में मराठे कभी लड़े, कभी एक होके लड़े? तो न बंगाल चैलेंज किया, न मराठे चैलेंज किए, और दोनों पावरफुल लोग थे। ये दोनों चाहते तो कंपनी यहां जम नहीं पाती, इसीलिए मॉडर्न पढ़ा जाता है। मॉडर्न पढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप समझो भारत हारा क्यों। एक छोटी सी कंपनी इतने बड़े पावर को कैसे खत्म की। इसीलिए याद रखिएगा, इतिहास एक चीज जरूर सिखाता है, कभी भी इंटरव्यू में पढ़िए, कि आंतरिक विवाद नहीं होना चाहिए और केंद्र की सत्ता हमेशा मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि भारत का ऐसा परिवेश है कि अगर ये दो चीजें हुआ तो आप विघटन को रोक नहीं सकते। ये आप देख लीजिए, मराठों को देख लीजिए, आप बंगाल को देख लीजिए, और आगे मैसूर भी देखिएगा कल की क्लास में। तीनों शक्तियां और तीनों पावरफुल थे, लेकिन कुछ कर। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई मुद्दा हो तो बताइए। हाँ, कुछ नहीं रहा। नाना साहब 1857 के विद्रोह में पेंशन के लिए कानपुर से आंदोलन करते हैं, आपको पता ही होगा। फिर कुछ नहीं रहा, अब बचा ही नहीं कुछ। देखिए, मौका खत्म होने के बाद आप किससे लड़ रहे हैं? अंग्रेज, जिनकी सेना आपसे मजबूत है, जिसकी डिप्लोमेसी आपसे मजबूत है, जो आपसे ज्यादा डिप्लोमेटिक लोग हैं, उनसे लड़ रहे हैं। तो अब आप उनको जो है, अब दोबारा मौका थोड़े मिलेगा। इसीलिए मौका खत्म हो गई तो फिर कुछ मिलने वाला कहीं नहीं दिखेंगे लोग, कोई नहीं दिखेगा। और डलहौजी तो अपमान करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या है? राज्यों का अपमान है। वो तो अपमान करके सबको मिला लिया। कोई कुछ, जब आपकी सेना ही नहीं है, आपकी रक्षा अंग्रेज कर रहे हैं। अब तो ये कितने चालू हैं कि अंग्रेजों के मतलब इनके पैसे से अंग्रेजी सेना पलेगी। भाई राजा है तो खर्चा तो चलाना ना, सब कुछ ले, इतना तो करेंगे ना। वो भी बंद कर दिए डलहौजी के समय। विवाद जो चालू हुआ, देखिए 57 का विद्रोह चालू हुआ, पेंशन बढ़ा नहीं रहे थे, तो कुछ तो देंगे, नहीं तो काम कैसे चलेगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन एंग्लो मराठा वार में? तो अगर पूछा जाए कि मराठे हारे क्यों, तो एक ही कारण है, मराठों का आंतरिक विवाद। बंगाल खत्म क्यों हुआ? मराठों, बंगाल का आंतरिक विवाद। कभी ये मिल के इसीलिए कहते हैं केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंग्लो मैसूर वार और फिर रेगुलेटिंग एक्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्या? भूमि को ठेके पे देना। जो वारेन हेस्टिंगस आया, तो वारेन हेस्टिंगस ने 1775 में 72 में भूमि को ठेके पे देना चालू किया। पहले 5 साल के लिए ठेका पे दिया, फिर 1 साल के लिए ठेका पे दिया। इसीलिए कहते हैं कि वारेन हेस्टिंगस ने कोई निश्चित प्रणाली चालू नहीं की, ट्रायल एंड एरर की पॉलिसी चालू की, और फाइनली भूमि बंदोबस्त पे काम करता है कॉर्नवालिस। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। क्लियर हुआ? और कोई डाउट? चलिए इसको बंद करते हैं।